Hello and good afternoon. Myself Dr. सुमन कुमार सिन्हा. जैसा कि आपको पता है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन डील कर रहा हूं बीपीएससी के रिगार्डिंग, और आज जो हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, दैट मीन्स मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का हम एक कॉम्परेटिव जो है एक स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कंपैरिजन एमंग मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 एंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3. आपको पता है कि मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस का लोक प्रशासन के विषय के में इसका एक अति महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि लोक प्रशासन की दशा और दिशा क्या होगी ये वास्तव में ये कॉन्फ्रेंस ही जो है इसकी जो है तय करती है, और इसका फ्यूचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो सकता है, इसका भविष्य क्या है, ये आने वाले 20 वर्षों में किस तरीके की एजेंडा को लेकर के चलेगा. तो ये कॉन्फ्रेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक लोक प्रशासन के विषय के लिए एक लगभग एजेंडा सेटिंग करता है. और इस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें कि आज तक जो है अभी तक 2022 तक जो है 3 ऐसे कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं मिन्नोब्रुक में, जिसने एक बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले किया है एज फार एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक डिसिप्लिन के तौर पर और इसके भविष्य को लेते हुए. तो जैसा कि पता है कि पहला मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है 1968 में होता है, दूसरा मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन होता है वो होता है 1988 में, और तीसरा जो है एक जो है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस का जो लास्ट वन जो हुआ है वो 2008 में होना है, और चौथा जो प्रस्तावित है वो 2028 में होना है. इस कॉन्फ्रेंस में लगभग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भविष्य, इसकी दशा, इसकी दिशा और पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर इसका जिस्ट क्या है, इसका मर्म क्या है, ये किन किन आयामों को लेकर के चलता है, इसके बारे में पूरी चर्चा की जाती है. इस लेकर के हमने इस कक्षा में, इस सत्र में हम लोक प्रशासन में एक बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाले तीनों मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो अब तक हो चुके हैं उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं. और इसमें हम देखेंगे कि 1968 जब पहले प्रथम मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है तो उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर के क्या एक नीड थी, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस दिशा की ओर ले गया और उस समय का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था. वैसे ही हम शिफ्ट करेंगे मिन्नोब्रुक सेकेंड की ओर, जो आपको पता है कि 1988 में होता है. उसमें भी हम देखेंगे कि आखिर बैकग्राउंड क्या था, उस समय की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थीम क्या थी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर के जो एक तरीके से कहा जाए कि उस जो वॉल्यूम यानी कि पूरी प्रोसीडिंग जो एक तरीके से आई, उस प्रोसीडिंग का जो है एक वॉल्यूम यानी एक पुस्तक के रूप में जो प्रकाशन हुआ उसका क्या एक तरीके से थीम था. वैसे ही हम तीसरे मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस को भी हम देखेंगे कि जो 2008 में होता है, जो लेटेस्ट है, लास्ट वन है, और चौथा जो प्रस्तावित है 2028 में होने वाला है. तो तीसरे में भी हम देखेंगे कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस को जब किया जा रहा था उस समय 2008 में इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और वास्तव में जो है एक तरीके से वैश्विक जो परिदृश्य क्या था. और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस पूरे तीसरे जो है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में किस विषय पर या किस थीम पे चर्चा की गई और उसकी पूरी प्रोसीडिंग को जो है एक पुस्तक के रूप में जो प्रकाशित किया गया उसमें क्या क्या थीम समाहित थे. तो हम कोशिश करेंगे कि बिंदुवार इन तीनों जो है तुलनात्मक जो है एक अध्ययन किया जाए तीनों मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस का, और ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एक जो है एस्पिरेंट है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर लेकर के किसी भी पीसीएस या आईएएस या किसी भी कमीशन की आप एग्जाम्स दे रहे हैं वो इसकी महत्ता से भली वाकिफ होंगे, इसकी महत्ता को एक तरीके से बहुत अच्छे से वो जानते होंगे. तो हम आज अपने सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं इसी तीनों सत्र को, इसी तीनों कॉन्फ्रेंस को जो है हम लेकर के अपनी इस सत्र में इसकी चर्चा करेंगे. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप बड़े गौर से और समझने की कोशिश कीजिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर एक 20 वर्ष के अंतराल पे आखिर किस तरीके से चेंजेस होता गया, और वर्तमान में जो एक तरीके से कहा जाए कि समकालीन जो लोक प्रशासन है वो वास्तव में क्या है और किस दिशा की ओर जो है ये अग्रसर हो रहा है. जैसा कि पता है मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा है और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं एक एज एन ऑप्शनल के तौर पे, और मैं ये स्पेसिफिकली जो है एक तरीके से बीपीएससी के लेकर के मैं इसको एक तरीके से डिजाइन किया हूं, और साथ ही साथ हम ये इसमें इसके कॉमन यूजेस आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज अपने सत्र का। जैसा कि पता है कि आप जो है अगर मेरा कोर्स एक तरीके से सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मोबिशाला ऐप डाउनलोड करके आप मेरा इंस्टीट्यूट कोड MEGA 5555 जो है एक तरीके से इसको डाल करके जो है आप हमारे कोर्स को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी जो है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस को तीनों का एक जो है तुलनात्मक एक अध्ययन के रूप में। तो आइए हम देखते हैं तो चलिए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो है एक सत्र का जो हमने जो शीर्षक दिया है तुलनात्मक अध्ययन मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। हम इसकी कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। तो कॉम्परेटिव स्टडी में करने का सबसे बड़ी बात है कि पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मिन्नोब्रुक 1 जो होता है, मिन्नोब्रुक एक तरीके से जो 1 है मिन्नोब्रुक 2 और मिन्नोब्रुक 3। हम इसका जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि वास्तव में जो है एक तरीके से लोक प्रशासन जो है एक तरीके से क्या था। हम इसकी अगर एक तरीके से स्टडी करें तो पहले आपको पता है कि जो 1968 में पहली जो मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है सितंबर 1968 में हुआ, तो उस समय की जो एक तरीके से जो उस समय की जो पृष्ठभूमि थी वो एक ऐसी पृष्ठभूमि थी जो एक समाज में असंतोष की भावना थी। अमेरिकन समाज, मैंने पहले भी अभी जो लास्ट अपने नवीन लोक प्रशासन की बात की थी उसमें हमने देखा था कि अमेरिकी समाज में एक वियतनाम वॉर चल रहा था, यानी कि एक अमेरिकी समाज जो है वियतनाम युद्ध के साथ में एक तरीके से रूबरू हो रहा था, युद्ध में जो एक तरीके से संलिप्त था। साथ ही साथ वहां की जो एक प्रजातीय जो संघर्ष था एक समाज में, इस तरीके के सामाजिक उथल पुथल का एक तरीके से माहौल था। तो इसके अगर एक पहली अगर हम पृष्ठभूमि की बात कर लें तो पहला जो एक अंतर है, पहला जो बिंदु है कि इस समय की सामाजिक जो स्थिति थी असंतोष एवं उथल पुथल से गुजर रहा था। पहली बिंदु यह थी, यही पृष्ठभूमि थी जिस समय हमने देखा कि नवीन लोक प्रशासन का जो है इसी मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस से नवीन लोक प्रशासन का जो है एक तरीके से जन्म होता है। वास्तव में जो एक ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पारंपरिक जो लोक प्रशासन था वो ज्यादा से ज्यादा अपना जुड़ाव जो है एक तरीके से प्रबंधकीय दृष्टिकोण की ओर ज्यादा लेकर के जा रहा था, और वो समाज में जो घट रही घटनाएं थी, समाज जिससे रूबरू हो रहा था या समाज जिससे जो एक तरीके से जूझ रहा था, उनके प्रति इनकी उदासीनता और एक निष्क्रियता थी।
इस तरीके से आपने देखा ये जो बैकग्राउंड था जहां पे अमेरिका में जो है अमेरिका एक वियतनाम वॉर में एक तरीके से इन्वॉल्व था और साथ ही साथ वहां की समाज में भी जो है एक तरीके से उथल पुथल का काल था। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस कॉन्फ्रेंस मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट की जहां तक हम बात करें, इस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो हुए थे और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जो भी फाइंडिंग्स थे उसका अपोज करते हुए यानी उसका विरोध करते हुए जो है एक ये नवीन लोक प्रशासन को एक लेकर के चल रहा था और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जो भी रिकमेंडेशंस थे, जो भी उसके थीम थे, उसका जो है इन्होंने विरोध किया। और इस विरोध में सबसे पहली बात यह थी कि इन्होंने नवीन लोक प्रशासन को जो है इस नवीनता इस सेंस में दिया कि इन्होंने सामाजिक समानता को जो है और मूल्यों को काफी ज्यादा जो है उस पर जो है एक तरीके से जोर दिया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने भी इसमें भागीदारी निभाई थी वो लगभग एक जो थे युवा अवस्था में थे और खासकर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के विद्वान थे। जैसा कि मैंने पिछले अपने सत्र में इस बात की चर्चा की थी नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में कि इसकी अगुवाई जो है वास्तव में ड्वाइट वॉल्डो ने किया था और ड्वाइट वॉल्डो ने लोक प्रशासन की जो उनके जो एक तरीके की सोच थी और जो उनकी जो स्थिति थी और समाज से जो वो एक तरीके से दूर होते जा रहे थे, इसकी उन्होंने एक तरीके से खुल के जो है विरोध किया। तो तीसरी बिंदु ये याद रखिएगा कि तीसरी बिंदु में ये है कि जो युवा विद्वान इसमें शामिल हुए थे वो ज्यादा से ज्यादा जो थे राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए थे और राजनीति विज्ञान से जुड़े होने के कारण जो था इनका जो अप्रोच था, जो फिर इनकी जो दृष्टिकोण था वो थोड़ी एक संकुचित दृष्टिकोण था और साथ ही साथ में इसमें जो एक राजनीति विज्ञान की जो है एक वर्चस्व था प्रथम जो है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में। वैसे ही अगर हम इसके चौथे बिंदु की ओर जाएं तो इसमें देखा जाएगा कि वास्तव में जो था कि प्रथम मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस का हमने कल भी बताया था कि 5 इसके तत्व थे और वो 5 तत्व क्या थे। पहले तत्व था एक तरीके से प्रासंगिकता। क्या लोक प्रशासन अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किए बगैर और जनता के प्रति संवेदनशील हुए बगैर और एक जो है जनता की या समाज से जो एक तरीके से जो है जिस संकट के दौर से या जिस स्थिति से गुजर रही है, क्या उससे दूर रह करके इसके विषय की एक तरीके से कल्पना या फिर इसकी प्रासंगिकता को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरी बात आपने देखा होगा मूल्य की हमने बात की थी और मूल्यों में यह बात की गई थी कि कोई भी लोक प्रशासन अपने अस्तित्व को अगर बरकरार रखना है और उसे अपने महत्ता को बरकरार रखना है तो उसे राजनीति शास्त्र के दिए गए मूल्यों से अपने आप को जोड़ना होगा, जिसको हमने ये कहा था कि वास्तव में जो एक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी जिसको क्वाइन किया गया था फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन के द्वारा, उस विचारधारा और उस संकल्पना का विरोध करते हुए इसने जो है उसके राजनीति विज्ञान से इसे जोड़ने का जो है एक तरीके से प्रयास किया और उन प्रयासों में ही हमने देखा कि अगली जो एक इसकी जो एक तत्व थे या फिर एक तरीके से लक्ष्य थे वो था सामाजिक समानता। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक समानता मूलतः जो है राजनीति विज्ञान की एक जो है अध्ययन का विषय होता है, लेकिन प्रथम मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में इस बात की वकालत की गई कि वास्तव में अगर लोक प्रशासन को अपनी प्रासंगिकता को एक तरीके से बरकरार रखना है तो ये मूल्य तटस्थ जो है विज्ञान के तौर पर विकसित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने कहा भी था कि फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में नवीन लोक प्रशासन की जहां तक बात थी, ये जो है एक जो है एंटी जो है एक पॉजिटिविस्ट थी, यानी ज्यादा से ज्यादा विज्ञान की ओर झुकाव रखना और मूल्यों को नकार देना, इस तरह की जो एक तरीके का ओरिएंटेशन था और एक तरीके से जो ज्यादा झुकाव था अपने आप को जो है एक विज्ञान के तौर पर विकसित करने के लिए, इसका उन्होंने जो है एक तरीके से जो है प्रतिकार किया। वैसे ही हमने देखा कि इन्होंने एक चौथा जो एक तरीके से तत्व उछाला था वो था ग्राहक केंद्रित, यानी कि जिसकी आप सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए पूरी प्रशासनिक अमला या प्रशासनिक जो है एक तरीके से जो है एक सेटअप को लाया गया है,
उन ग्राहकों की यानी उनकी क्या प्राथमिकता है, उनका जो है एक तरीके से बेहतर अभिव्यक्तिकरण आपके जो है लोक सेवाओं के वस्तुओं और सेवाओं में होनी चाहिए। और वास्तव में ये जो है गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाओं के उपलब्धता पर और खासकर ग्राहकों की प्राथमिकता को लेते हुए जो है उसकी ओर जो है उन्मुख होते हुए और उनकी प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए और ग्राहक के दिए गए प्राथमिकताओं और दिए गए जो है उनके जो है एक मांग को एक तरीके से तरजीह दिया गया। इसे ही हमने क्लाइंट ओरिएंटेशन जो है एक तरीके से देखा, जिसकी परिणति जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं जब नवीन लोक प्रबंधन आता है तो उसने जनता को एक ग्राहक जो है के रूप में एक तरीके से परिभाषित करता है। अगर देखा जाए इसकी एक बात यह थी कि ये मान करके चलता था कि वास्तव में जो एक तरीके का रिलेवेंस है यानी कि प्रासंगिकता होनी चाहिए, मूल्य होनी चाहिए, ग्राहक केंद्रित होनी चाहिए, सामाजिक जो है एक तरीके से समता होनी चाहिए और साथ ही साथ में जो है एक परिवर्तन का गुण होना चाहिए। यानी लोक प्रशासन को जिस तरीके से समाज की परिस्थितियां परिवर्तित होती है उन परिवर्तित होती हुई भूमिकाओं में लोक प्रशासक को एक जो है चेंज एजेंट के तौर पर इनकी भूमिका को डिफाइन किया गया। और स्टेटस क्यो यानी कि एक जो है प्रशासनिक जो एक रिजिडिटी या फिर यथास्थितिवाद की जो संकल्पना होती है उसका विरोध करता हुआ दिखेगा, क्योंकि याद रखिएगा लोक प्रशासन एक गतिशील विषय है और समाज की गतिशीलता के साथ में लोक प्रशासन की गतिशीलता में साम्यता होनी चाहिए। अगर लोक प्रशासन उस साम्यता को बरकरार नहीं रखती है, सामाजिक गतिशीलता के साथ में अपनी गतिशीलता की साम्यता को एक तरीके से प्रभावी तरीके से एकीकृत करता हुआ नहीं दिखेगा, तो वास्तव में लोक प्रशासन की एक तरीके से उनकी एक तरीके से भविष्य पर भी जो है एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। और वास्तव में इसको माना भी गया कि ये जो है एक तरीके से एंटी स्टेटस क्यों के तौर पर भी जो है इसकी जो है हमने व्याख्या देखी। तो पहली जो हमने बिंदु की बात की कि ये बैकग्राउंड जो था वो असंतोष का था, उथल पुथल से गुजर रहा था अमेरिकी समाज। दूसरी बात ये हो गया कि इसमें ये हमने देखा कि इसके जो दूसरे बिंदु थे इसमें यह देखा गया कि ये जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो होता है उसकी प्रोसीडिंग का जो है इसने खुल करके विरोध किया। और ये जो है कह सकते हैं कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग का विरोध करता हुआ है, यानी इसका विरोधी रहा है। तीसरी बिंदु की हम बात करें तो इसने जो है एक तरीके से जो देखा जाए इसमें राजनीति विज्ञान के युवा जो एक चिंतक थे या फिर राजनीति विज्ञान के जो युवा थे और जो उनकी बैकग्राउंड थी और काफी युवा थे क्योंकि उनकी एज भी 35 से 37 साल उनकी थी, और जो 33 जो स्कॉलर्स ने प्रथम मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया उन्होंने राजनीति विज्ञान से जो है इसे जो है एक तरीके से जोड़ने का प्रयास किया। और वास्तव में सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान के चिंतकों के द्वारा भागीदारी निभाने से वास्तव में इस कॉन्फ्रेंस को जो है एक संकुचित अर्थों में लिया गया, क्योंकि इस पर जो है एक अंतर विषयक जो है एक प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने न तो प्रबंधन से, न अर्थव्यवस्था से, न तो समाजशास्त्र, न मानव जो है विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी से लोगों को लाया। इस कॉन्फ्रेंस पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने हावी रहा, जो वर्चस्व रहा, वो राजनीति विज्ञान का रहा। और इसकी जो है एक जो है इसकी स्पष्ट प्रभाव जो है और आपका इसके रिकमेंडेशन में आपको दिखेगा जब आप सामाजिक समता मूल्यों पर जो है जब लोक प्रशासन के साथ में जुड़ाव की बात करते हैं तो इसमें स्पष्टता झलक होती है कि लोक प्रशासन पर जो है राजनीति विज्ञान की जो है अमित छाप जो पड़ती हुई दिखेगी। खासकर जो है मिन्नोब्रुक जो प्रथम होता है जो 1968 में एक तरीके से आयोजित की जाती है। वैसे ही हमने देखा कि वास्तव में जो एक तरीके से इसकी जो चौथी बिंदु की हम बात कर ले तो चौथी बिंदु की अगर हम बात करें तो चौथी बिंदु में हमने देखा कि वास्तव में जो है लोक प्रशासन का जो है या लक्ष्य क्या रखा गया फर्स्ट मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस में। तो लोक प्रशासन का जो है लक्ष्य जो है पांच लक्ष्य रखे गए और उस लक्ष्य में पहला जो लक्ष्य था वो था परिवर्तन। हमने अभी जिसकी चर्चा की
दूसरा जो लक्ष्य था ग्राहक केंद्रीकरण या ग्राहक उन्मुख। तीसरी हम जो लक्ष्य इसमें रखा गया वो ये रखा गया प्रासंगिकता। चौथा जो एक तरीके से इसमें लक्ष्य रखा गया सामाजिक समता या सामाजिक समानता, सामाजिक समता। और पांचवा जो एक तरीके से इसमें जो एक तरीके से लक्ष्य जो रखा गया वो जो था एक तरीके से जो था वैल्यूज यानी मूल्य। अब मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूं। परिवर्तन का मतलब यह होता है कि लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से स्टेटस की ओर से बढ़ते हुए समाज की गतिशीलता के साथ में अपने आप को एकीकृत करना पड़ेगा। ग्राहक उन्मुखीकरण यानी ग्राहकों की प्राथमिकताओं को लोक सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन में जो है तरजीह देनी होगी। तीसरी बात प्रासंगिकता। अगर लोक प्रशासन को प्रासंगिक रहना है तो इसे जो है एक तरीके से जो है समाज के साथ में अपने आप को जोड़ करके रखना पड़ेगा। और इसकी प्रासंगिकता तब तक है जब ये एक तरीके से निचले दर्जे पर रहने वाले या फिर एक गरीब निर्धन परिवार जो या फिर एक व्यक्ति है उनके प्रति इसमें संवेदना होनी चाहिए। अगर ये संवेदना नहीं प्रकट करते हैं यानी प्रशासनिक संवेदनशीलता का अभाव होगा तो वास्तव में जो है इसकी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। चौथी बात इन्होंने कहा कि सामाजिक समता। हमें पता है कि कोई भी समाज में जो है एक संसाधनों का वितरण जो होता है एक असमान होता है और उसमें भी हम जो एक तरीके से कह सकते हैं एफर्मेटिव एक्शन की हम जो बात करते हैं या एक तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की हम यानी वितरणात्मक न्याय की जो हम बात करते हैं तो धन के संकेंद्रीकरण को घटाना और धन के विकेंद्रीकरण को लेकर के आना, ये अलग अलग क्षेत्र में इस सामाजिक समता हो सकती है, एक आर्थिक समता हो सकती है, एक राजनीतिक समता होती है। इन अर्थों में जो है इसकी वकालत की गई। और पांचवा ये कहा गया कि ये जो है एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है एंटी पॉजिटिविस्ट है, क्योंकि वैल्यू न्यूट्रल जो है लोक प्रशासन की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। इसकी कल्पना उसी तरीके से होगी जैसे किसी एक शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए और उस शरीर का अध्ययन किया जाए तो वो जो है एक तरीके से कहा जाए कि एक तरीके से उसका कोई उपयोगिता नहीं बचता है, यूजलेस माना जाता है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि वास्तव में मूल्य जो है यानी वैल्यू को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। वैल्यू को प्रशासनिक निर्णय इनका मुख्य जो है एक भाग बनाया जाएगा, न कि प्रशासनिक निर्णय सिर्फ और सिर्फ जो है तथ्यों पर आधारित होगा। तो ये सारे जो लक्ष्य हैं इसमें आपने साफ देखा कि राजनीति विज्ञान एकीकरण की भावना को यहां पे लाया गया। यानी जो क्लासिकल जो था सब्जेक्ट का जो जन्म होता था जिसको हमने देखा था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, इस संकल्पना का इन्होंने एक तरीके से प्रतिकार किया और वापस में एक राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को एक एकीकृत करता हुआ ये जो एक तरीके से जो है आपको दिखेगा। अब आइए अगर इसकी पांचवी अगर योगदान की बात करें कि फर्स्ट मिनोब्लॉक में, तो यहीं पे जो है नवीन लोक प्रशासन का जो है यहीं पे जन्म होता है। और याद रखिएगा हमने कल भी चर्चा की थी कि वास्तव में ये नवीनता क्या है। ये वास्तव में नवीनता इन अर्थों में है कि ये सामाजिक समानता की बात करता है, ये मूल्यों की बात करता है। ठीक है, तो ये जो था एक तरीके से जो है एक नयापन था, इसलिए इसे कहा जाता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म कह करके जो है नवीन लोक प्रशासन की जो है हम चर्चा करते हैं। तो इन अर्थों में ये नवीन था। पारंपरिक जो है लोक प्रशासन में सामाजिक समानता और मूल्यों के प्रति जो है एक उदासीनता या तटस्थता का भाव था, इसका इन्होंने विरोध किया। यही है नवीनता लिए हुए यानी इस नवीन लोक प्रशासन में नवीन जो एक तरीके से एक शब्द है उसका जो है एक अर्थ। अगली बात अगर हम अगली बिंदु की ओर हम जाएं तो वास्तव में जो है देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में
जो 1968 में होता है, इसमें जो अगर हम देखा जाए तो अगली बिंदु की अगर हम बात करें तो अगर हम छठी बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो ये छठा जो बिंदु होगा वो वास्तव में ये था कि लोक प्रशासन एक तरीके से व्यवहार में जो है असफल हो गया था। नवीन लोक प्रशासन जो है व्यवहार में असफल हो गया। नवीन लोक प्रशासन व्यवहार में असफल रहा। सातवीं अगर हम बिंदु की ओर हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट मिनोबुर कॉन्फ्रेंस के जो थीम थे और वो एक तरीके से जो इसका टोन या टेन्योर था वो वास्तव में एक तरीके से ज्यादा क्रांतिकारी था, क्योंकि इसमें एक ज्यादा से ज्यादा एक युवा वर्ग की एक उपस्थिति थी, उनकी जो है अगुवाई थी। और देखा जाए तो एक तरीके से प्रथम मिनोबुर कॉन्फ्रेंस का जो एक तरीके से जो गुण था या ये गुण इस तरीके से था या विशेषता कह लिया जाए, ये ज्यादा क्रांतिकारी था। और वास्तव में जो है एक तरीके से जो है ये सरकार विरोधी भी थी। क्यों इसलिए करके सरकार विरोधी थी क्योंकि लोक प्रशासन वास्तव में जो है सरकार जो है समाज की जो एक तरीके से स्थिति थी या समाज की जो एक तरीके से महत्वाकांक्षा थी या समाज की जो मुख्य मांगे थी उसके प्रति जो है एक तरीके से जो है इसने उदासीनता जो है एक तरीके से शो किया। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि वास्तव में जो है इसकी विशेषता क्रांतिकारी थी, सरकार विरोधी थी। और साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो इसकी जो रिपोर्ट है यानी कि इसकी प्रोसीडिंग, ये इसमें जितनी भी चर्चा की गई या जो भी इसकी जो प्रोसीडिंग थी उस प्रोसीडिंग को जो है वास्तव में जो है 1971 में जो है प्रकाशित किया गया। किस रूप में? एक बुक आई टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। इस प्रोसीडिंग पूरे 1968 का जो प्रथम मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है वो जो है इसका प्रकाशन किया जाता है 1971 में टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द मिन्नोब्रुक जो है पर्सपेक्टिव जो 1971 में प्रकाशित होती है और जिसके संपादक होते हैं फ्रैंक मैरिनी ने जो है इस बुक का जो है एक तरीके से एडिट किया, एडिटर थे इस बुक के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस था वो जो था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ड्वाइट वॉल्डो एक क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उस समय जो सामाजिक स्थिति थी अमेरिकी समाज की वो एक तरीके से उथल पुथल का काल था और वियतनाम वॉर होने के कारण सरकार का जो मुख्य जो एक तरीके से उस समय केंद्र था वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है वियतनाम वॉर पे दे रही थी, जबकि उसकी सामाजिक समस्याओं के प्रति इसकी उदासीनता थी। तो ये देखा जाए कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में इसके बैकग्राउंड की हमने चर्चा की, एक उथल पुथल का काल था। दूसरा हमने ये देखा कि ये वास्तव में जो था एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो हुए उसकी जो प्रोसीडिंग थी या फिर उसके जो एक तरीके से रिकमेंडेशन हुए, जो थीम थी उसका विरोध करता हुआ दिखेगा। तीसरी हमने ये बात देखी कि इस पर पॉलिटिकल साइंस का जो है एक तरीके से वर्चस्व दिखा। बहुत सारे एक यंग जो स्कॉलर्स थे वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के थे जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
ड्वाइट वॉल्डो जो है इस पूरे फर्स्ट मिनोबल कॉन्फ्रेंस को जो है एक तरीके से जो है एक तरीके से उसमें शामिल थे। साथ ही साथ आपने देखा कि वास्तव में जो है एक तरीके से नवीन लोक प्रशासन का जो जन्म होता है वो फर्स्ट मिनोबल कॉन्फ्रेंस से होता है, और फ्रेडरिक्सन ने इसे वास्तव में कहा था कि ये जो है एक तरीके से सेकेंड जनरेशन माना जाता है बिहेवियरलिज्म का, और वो है नवीन लोक प्रशासन जिसका जन्म होता है प्रथम मिनोबल कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ आपने देखा कि इसमें यह बात है कि इसकी विशेषताएं जो थी वास्तव में एक रेडिकल था, क्रांतिकारी था, और सरकार विरोधी जो थी एक थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि फर्स्ट मिनोबल कॉन्फ्रेंस के जो भी एक प्रोसीडिंग हुई उसको एक बुक के रूप में 1971 में प्रकाशित की जाती है, जिस बुक का नाम है टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोबल पर्सपेक्टिव, जिसके एडिटर थे एक तरीके से देखा जाए फ्रैंक मैर्नी। और आपको याद रखिएगा जब हमने पहले भी चर्चा की थी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्वाइट वॉल्डो, तो इस फर्स्ट मिनोबल कॉन्फ्रेंस जो 1968 में होता है उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता जो है वास्तव में जो है ड्वाइट वॉल्डो ने की। ये रहा आपके फर्स्ट मिनोबल कॉन्फ्रेंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आते हैं हम सेकेंड मिनोबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम देख लेते हैं। जो द्वितीय मिनोबल कॉन्फ्रेंस होता है द्वितीय मिनोबल कॉन्फ्रेंस कब होता है? 1988 में। अब आइए इसकी बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। याद रखिएगा इस समय की जो एक तरीके से पृष्ठभूमि थी वो वास्तव में जो था एक तरीके से नव उदारवादी संकल्पना, खासकर बाजारवाद यानी एलपीजी जिसको हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके लेकर के एक यूफोरिया थी। ये यानी कि नवीन उदारवाद के लिए ये एक बहुत अच्छा काल चल रहा था। नवीन उदारवादी संकल्पना जिसे हम लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिसका प्रभाव हम नवीन लोक प्रबंधन के रूप में देखते हैं, वास्तव में जो था इसमें प्रेजेंट था इस तरीके से। यानी कि इस समय कोई टर्बुलेंस की स्थिति नहीं थी, पृष्ठभूमि में थी नवीन जो है या नव उदारवादी संकल्पना यानी बाजारवाद को लेकर के जो है नव उदारवाद से प्रभावित थी। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का बोलबाला था। और अमेरिकी समाज जो थी, वास्तव में अमेरिकी समाज में शांति और वैश्विक जो है बाजारवाद के प्रति गहरी आस्था थी। वैश्विक जनता समान रूप से संतुष्ट थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड की हम बात करें तो एक तरीके से बाजारवाद एक अपने आप को स्थापित कर चुका था। लगभग जो है विश्व की इकोनॉमी में भी जो है एक यूफोरिया था
एलपीजी के प्रति, और ये जो मासेज जो थे, चाहे वो ग्लोबल मासेज हो या अमेरिकन, अगर कि हम बात कर ले, अमेरिकन सोसाइटी की भी हम बात कर ले, तो लगभग जो था एक तरीके से जनता के बीच भी किसी भी प्रकार का जो है एक असंतोष या किसी एक तरीके से वैसी भावना इनके प्रति, सरकार के प्रति नहीं थी। यानी सब कुछ जो है एक तरीके से इसका पृष्ठभूमि शांतिपूर्ण था। चलिए दूसरी हम बात करें इसके दूसरे बिंदु की ओर। दूसरी बिंदु की ओर अगर हम आगे बढ़े कि दूसरा बिंदु अगर क्या हो सकता है, तो ये जो है ये कॉन्फ्रेंस यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के समर्थन में संपन्न होता है। यानी कि इसको पूरा सपोर्ट मिलता है। एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में जो है एक यूएस का और खासकर जो है एक इसकी जो लोक प्रशासन है उसका जो है प्रसार भी होता है, और इस प्रसार को लेकर के इसकी जो है वैश्विक जो है एक सहमति और वैश्विक स्वीकृति जो है आपको इसमें दिखेगी। यूएस लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति एक जो है वैश्विक स्वीकृति का जो है एक माहौल होता है। अब आते हैं तीसरे बिंदु की बात करें कि वास्तव में इसमें किस किस फील्ड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो दूसरे की बात करें, दूसरे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करें तो ये जो ज्यादा जो है एक तरीके से विस्तार पूर्वक था। इसमें अंतर विषयक जो थे विद्वानों की एक तरीके से इसमें भागीदारी हुई। इसमें खासकर प्रबंधन के साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिकल साइंस के, लॉ के, और साथ ही साथ जो है एक जो है अलग अलग फील्ड के, यानी कि समाजशास्त्र या मानव शास्त्र, यानी कि इसका बेस जो था, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्कॉलर्स जो है अलग अलग फील्ड के थे, उसका प्रभाव दिखता है। इन अर्थों में देखा जाए तो ये जो है फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, जहां पर सिर्फ और एक संकुचित अर्थों में सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति विज्ञान के चिंतकों का या फिर विद्वानों का एक वर्चस्व था, वास्तव में ये जो है संकुचित नहीं होकर के विस्तार किए हुए था, जिसमें आप जो है एक तरीके से प्रबंधन, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, एक तरीके से कानून यानी विधि आदि के जो है एक तरीके से पार्टिसिपेंट्स यानी स्कॉलर्स इन्होंने एक तरीके से पार्टिसिपेट किया। इसलिए करके कह सकते हैं कि ये जो था संकुचित नहीं होकर के बल्कि एक व्यापक था, वह उदार था, क्योंकि इसमें वास्तव में एक मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लाया गया। और इसका मतलब है कि इन अर्थों में लोक प्रशासन को एक बेहतर जो है एक अभिव्यक्ति मिली, और इसके जो विचार थे वो काफी उदार थे, ये संकुचित नहीं थे, और ये कहीं से कहीं भी जो है उदार होने के कारण जो है, क्योंकि अलग अलग एक विशेषज्ञों की इसमें भागीदारी थी। इन अर्थों में जो अगर देखा जाए तो ये वास्तव में जो है एक उदार था, जिसमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता या किसी भी प्रकार की जो है एक रिजिडिटी जो है इसमें नहीं पाई जाती है। वास्तव में चौथी बिंदु की हम बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य बिंदु था, यानी मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु जो कह लिया जाए, वो मुख्य बिंदु क्या था? वो था वास्तव में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लेकर के जो है वास्तव में इस पर विशेष ध्यान, एलपीजी पर विशेष जो है ध्यान दिया गया। यानी कि जो माहौल था, हमने पहले ही बताया था कि पृष्ठभूमि में एक नव उदारवादी जो संकल्पना अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, बाजारवाद अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। इसके कारण अर्थव्यवस्था में एक जो है
काफी वृद्धि हो रही थी, लोगों में किसी भी प्रकार का संतोष नहीं था, सभी लोग अपने अपने आप मासेस जो थी वो खुश थी, संतुष्ट थी। तो वैसी उथल पुथल की स्थिति नहीं थी जैसा कि फर्स्ट मिनोबल कॉन्फ्रेंस में देखने को आया। तो वास्तव में इसका मुख्य बिंदु जो था वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है ग्लोबलाइजेशन पर एक विशेष जो है एक जोर देता हुआ दिखेगा, और इसका फोकस एरिया जो था वो लगभग जो था वो बाजार पे केंद्रित था। चलिए अगली बिंदु की अगर हम बात करें, अगर हम पांचवी बिंदु की ओर अगर हम जाएं तो वास्तव में सेकेंड मिन्नोब्रुक यानी कि द्वितीय मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में ही जो है वास्तव में नवीन लोक प्रबंधन यानी एनपीएम, जिसे हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं, नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रबंधन का उदय होता है। नवीन लोक प्रबंधन का जो है वास्तव में उदय होता है, और मैंने पहले ही बताया था कि नवीन लोक प्रबंधन जो है एक बाजार आधारित यानी कि मार्केट बेस्ड जो एक अप्रोच था। इसने ये माना कि वास्तव में बाजार जो है एक सरकार से और राज्य से बेहतर कार्य कर सकती है, और एक मार्केट फ्रेंडली अप्रोच होने के कारण इसने राज्य सरकार से ये एक तरीके से आग्रह किया कि रोल बैक ऑफ स्टेट, जिसकी हम कहते हैं राज्य की पश्चगमन की संकल्पना, जिसमें यह कहा गया कि राज्य जिन क्षेत्रों में अच्छा कार्य नहीं कर पा रही है वो क्षेत्र बाजार को दे दिया जाए। तो एक बाजार हितैषी संकल्पना है नवीन लोक प्रबंधन, और साथ ही साथ आपने इसमें देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं जो है एक नव उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थी, बाजार के प्रति जो है इसकी गहरी आस्था थी, और सरकार के कार्यों के प्रति इसमें थोड़ी एक असंतोष की भावना थी, और सरकार के प्रदर्शन और उनकी किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर जो है एक तरीके से ये प्रश्न चिन्ह लगाता था। और इसने कहा कि जहां पे राज्य अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है वो क्षेत्र जो है बाजार को दे दिया जाए। और ये इस तरीके से देखा जाए तो ये जो संकल्पना थी ये पश्चिमी राष्ट्रों के एक व्यक्तिवादी जो विचारधारा होती है यानी उदारवाद की जो विचारधारा होती है, जो एक व्यक्ति विशेष के हितों की भी बलिदान की जो है वकालत नहीं करता, बल्कि वो मानता है कि समाज कुछ नहीं है बल्कि एक जो है व्यक्तिगत जो लोग होते हैं उसका एक समुच्चय होता है, लोगों का एक समुच्चय होता है, और किसी भी एक व्यक्ति का जो है एक हितों का सामूहिक हितों के लिए त्याग जो है इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है, जिसकी वकालत जो है पश्चिमी राष्ट्रों में, जिसे हम क्लासिकल भी देख सकते हैं लिबरलिज्म, और साथ ही साथ अभी जो न्यू लिबरलिज्म चल रहा है यानी नव उदारवादी संकल्पना, इसकी जो है वकालत करता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि नवीन जो है लोक प्रबंधन जो है एक कहीं ना कहीं जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप पे यानी उद्यमशीलता और जोखिम लेने की जो है प्रवृत्ति का जो है एक वकालत करता है, और इसने जो है इस तरीके के जो एक बाजार या फिर निजी क्षेत्रों के जो गुण हैं उनको लेकर के आया। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में नवीन लोक प्रबंधन जो है कैसे पे ज्यादा फोकस करता है, और खासकर बाजार की जो है उसकी उपलब्धि और बाजार के प्रति इसकी आस्था जो है वास्तव में जो है एक तरीके से जो है इसमें ज्यादा होता है। छठी हम बात देखें तो इसमें यह देखा गया कि लगभग जो एनपीएम जो है अपने आप को स्थापित कर चुका था, यानी ये सफल हो चुका था, एनपीएम स्थापित हो चुका था और ये जो है सफल भी हो चुका था, यानी इस समय नवीन लोक प्रबंधन के लेकर के एक जो है वैश्विक जो है एक समर्थन था, और साथ ही साथ जो है इसने जो है एनपीएम को जो है एक तरीके से जो है उसे सफल बनाने में जो है एक तरीके से मदद की। साथ ही साथ अगर सातवें बिंदु की ओर हम जाएं तो वास्तव में जो था ये ज्यादा से ज्यादा समर्थनकारी था, और साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सफलता के गुण और
सफलता के गुण भी जो है इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ये समर्थनकारी था, यानी इसने समर्थन किसका किया? इसने समर्थन किया बाजारवाद का, और इसने जो है एक तरीके से जो है बाजार को जो है स्थापित भी किया, और बाजार के लिए ये जो एक तरीके से काल था और ये जो कॉन्फ्रेंस था वो वास्तव में जो है एक तरीके से कह लिया जाए कि रेपुटेशनल जनित या फिर इसकी प्रतिष्ठा को जो है एक तरीके से स्थापित करता हुआ दिखेगा। अब आते हैं कि जो थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है, सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ, इसकी जो प्रोसीडिंग को किस तरीके से लिखा गया, इसकी प्रोसीडिंग क्या थी, इसको एक बुक के रूप में जो है प्रकाशित किया गया, और वो बुक का क्या नाम था, उस बुक के बारे में हम देखते हैं कौन कौन जो है इसमें विद्वान जो शामिल थे। तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में अगर हम देखें 8वें बिंदु की ओर अगर हम बढ़े तो वास्तव में देखे जाए तो इसकी जो प्रोसीडिंग थी उसको जो है एक बुक के रूप में जो है पब्लिश किया गया, और उस बुक का जो नाम था पब्लिक मैनेजमेंट इन द कनेक्टेड वर्ल्ड, public management in the connected world, essays in the Minnowbrook, essays in the Minnowbrook, essays in the Minnowbrook tradition. तो याद रखिएगा, द्वितीय मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग को एक बुक के रूप में प्रकाशित किया गया जिसका नामकरण किया गया पब्लिक मैनेजमेंट इन द कनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन द मिन्नोब्रुक ट्रेडिशन, जो प्रकाशित होता है 1990 में, और इसके 1990 में, और वास्तव में अगर देखा जाए तो इसके जो एडिटर थे, इस बुक के जो एडिटर थे, इनका नाम था रिचर्ड टी मेयर, MAYOR, रिचर्ड टी मेयर। और साथ ही साथ इसमें एक और थे जिनका नाम था टिम्मी, TIMMY, टिम्मी। बेली, BAILY। तो ये बुक प्रकाशित किया गया जिसमें द्वितीय मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग के सारे चीज को शामिल करके एक बुक जो है कंपाइल किया गया। इस बुक का नामकरण किया गया, शीर्षक दिया गया पब्लिक मैनेजमेंट इन द कनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन द मिन्नोब्रुक ट्रेडिशन, जो प्रकाशित हुआ 1990 में, और इसके एडिटर थे रिचर्ड टी मायर, टिम्मी जो है बेली। और ये जो बुक थी वो वास्तव में एक तरीके से एनपीएम और बाजारवाद की संकल्पना को लेकर के जो है इसके प्रति जो है इसकी सफलता को और इसके लेकर के जो है ज्यादा आश्वस्त होता है। तो इस बुक की अगर आप इस बुक के थ्रू गो थ्रू होंगे तो इसमें वैसे ही चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाजार के प्रति जो है अपनी जो है एक ज्यादा आग्रह और इसकी सफलता के लेकर के गुणगान करती हुई दिखेगी। यानी नव उदारवाद की जो है इस पे गहरी छाप और बाजारवाद के प्रति इसकी गहरी आस्था इन अध्ययनों, इसकी बुक के अध्ययन से आपके इसके निष्कर्ष के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है ये किसके चेयरमैनशिप में होता है, यानी सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो होते हैं उसकी अध्यक्षता किसने की। तो सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो होते हैं इसकी अध्यक्षता की थी फ्रेडरिक्सन ने की थी। यानी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ H. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो है इसके इस पूरे सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस की खासियत ये थी कि यहां पर बाजारवाद को लेकर के ज्यादा एक तरीके से लोगों की
विश्वास झलकी इस अधिवेशन में, और नव उदारवाद और खासकर एलपीजी लगभग स्थापित हो चुकी थी, जिसका रूप हम देख सकते हैं नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में, जिसे नवीन लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं, वो लगभग सफल हो चुका था, अनपैरेलल हो चुका था। इसने अपने आप को प्रूव करके दिखलाया और ये एक स्थापित हो चुका था। आइए अब हम तीसरे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की ओर अगर हम आगे बढ़े कि तीसरे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जो वास्तव में क्या है स्थिति थी। तो तृतीय मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब होता है? तो याद रखिएगा, तृतीय मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है 2008 में। 2008 में जो है तृतीय मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। आइए सबसे पहली बात देखते हैं कि ये जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय वास्तव में बैकग्राउंड क्या था, यानी कि पृष्ठभूमि क्या थी। पहले हम बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो उस समय देख सकते हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी थी वो एक डाउनग्रेडिंग हो रही थी। सब प्राइम लोन का एक संकट चल रहा था यूएस के अर्थव्यवस्था में, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है एक टेररिस्ट अटैक भी जो हो चुका था, जो आपको पता है कि लगभग WTC पे यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक जो है आतंकवादी हमला हो चुका था, और इसे पूरे जो है वैश्विक आतंकवाद के एक तरीके के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो है आतंकवादी हमला माना गया, और पूरी अर्थव्यवस्था लगभग यूएस की जो है एक धराशायी हुई, और लगभग ये जो है ग्लोबल टेररिज्म को भी जो है एक उभार करके सामने लाता है। और वास्तव में क्योंकि WTC पे हमला होने के कारण लगभग आतंकवादियों ने यूएस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का प्रयास किया। तो ये पृष्ठभूमि थी जब वास्तव में इस बैकग्राउंड में एक तो पहले से ही यूएस की जो एक स्थिति थी, वहां पे सब प्राइम लोन का जो है एक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, यानी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। दूसरा ये होता है कि आप देख सकते हैं कि 2001 में WTC पर जो है अलकायदा का हमला होता है, एक तरीके से ग्लोबल टेररिज्म के लेकर के ये इतिहास में सबसे बड़ी हमला मानी जाती है। और साथ ही साथ में एक तरीके से देखा जाए तो इसके प्रभाव जो है वास्तव में जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी समाज पे पड़ता हुआ दिखेगा। दूसरे अगर हम बात करें, दूसरे बिंदु की हम बात करें, अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो वास्तव में इसके जो कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स थे, यानी कि जो मुख्य बिंदु थी जिन्हें चर्चा में लाया गया, उसमें सबसे पहला कंसर्न भी था तो एक तरीके से जो था वैश्विक आतंकवाद पे इसका जोर। वैश्विक आतंकवाद चर्चा के मुख्य बिंदु में क्या क्या शामिल थे? तो पहला था वैश्विक आतंकवाद, दूसरी जो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था, यानी कि एक मंदी थी तो अर्थव्यवस्था को लेकर के जो है इसमें कंसर्न था। अर्थव्यवस्था को कैसे जो है पटरी पे लाया जाए, आर्थिक जो सुस्ती है उसे कैसे हटाया जाए, अगर अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है तो कैसे इसे रिकवर किया जाए। साथ ही साथ इसमें एक जो है पारिस्थितिकी या फिर जलवायु जो है असंतुलन, या फिर इसे समान शब्दों में आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आदि जैसे विषयों को जो है इसमें जो है एक महत्ता दिया गया। यानी कि पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में साफ था कि पहले एक तो सब प्राइम लोन की क्राइसिस थी, सब प्राइम लोन की संकट थी, साथ ही WTC पे एक जो है आप देख सकते हैं कि एक ग्लोबल जो है टेररिस्ट का अटैक होता है, और इसके बाद में इसकी जो थीम थी वो उसमें हम वैश्विक आतंकवाद, अर्थव्यवस्था की सुस्ती को कैसे रिकवर किया जाए, जलवायु परिवर्तन आदि पर इसका मुख्य जोर था। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें कि तीसरा जो मुख्य बिंदु इसमें देखा जाए तो ये था कि वास्तव में इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, यानी इसमें जो जिसने भाग लिया, किन किन लोगों ने भाग लिया, इसमें अगर भाग लेने वाले
भाग लेने वाले व्यक्तियों की अगर हम बात करें, भाग लेने वाले व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो वास्तव में अलग अलग कंट्रीज से थे। वो एक वैश्विक इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, सिर्फ यूएस से ही नहीं थे बल्कि विश्व के अलग अलग जो है एक तरीके से राष्ट्रों से थे। साथ ही साथ इसमें जो है था, इसका जो अप्रोच था एक वैश्विक दृष्टिकोण को लिए हुए था, और साथ ही साथ ये जो है विश्व के सामने जो उपस्थित चुनौतियां थी उनको जो है और उस प्रॉब्लम्स को कैसे जो है उस समस्याओं से निपटा जाए, वैश्विक चुनौतियों और समस्याओं से किस तरीके से निपटा जाए, इसके लेकर के जो है एक जो है वैश्विक पहल और विश्व के सभी राष्ट्रों का जो है इसमें जो है भागीदारी इसमें लेते हैं। तो इसका मतलब ये देख सकते हैं कि ये कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण में जो था इसके हिस्सेदार यानी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सदस्यों का जो था एक वैश्विक प्रेजेंटेशन था, सभी लोगों का एक एकत्रीकरण हुआ था। तो ये संकुचित नहीं मान करके इसको हम मान सकते हैं कि वैश्विक भागीदारी थर्ड मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस में जो है एक तरीके से सुनिश्चित हुआ। चौथी बात इसमें यह देखा गया कि वास्तव में इसका जो केंद्र बिंदु था वो वास्तव में एक संरचनात्मक और जो है एक कार्यात्मक जो है रिफॉर्म्स वर्ल्ड इकोनॉमी में, यानी कि देखा जाए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और कार्यात्मक जो है एक सुधार किस तरीके से हो सकता है, इसके लेकर के जो है ये एक जनरेशन चेंज यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक व कार्यात्मक सुधारों के लिए सुधारों के लिए नई पीढ़ी की सुधार की वकालत जो है इसमें की जाती है। और वास्तव में जो है ये जो एक ऐसा रिफॉर्म्स था जो स्ट्रक्चरल था, फंक्शनल था, और साथ ही साथ इसमें यह देखा गया कि वास्तव में इसे सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स कह सकते हैं। अगर हम आर्थिक सुधारों की हम बात करें तो इस सुधारों को हम सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला बिंदु क्या था। अगर मुख्य हम बातों की हम चर्चा करें तो पांचवें बिंदु की हम चलते हैं कि आखिर इसमें क्या शामिल था। आइए पांचवें बिंदु की ओर हम आगे बढ़े तो पांचवें बिंदु में यह था कि वास्तव में जो है इसने जो है 3 E's सभी जानते हैं। फर्स्ट ईज में इकोनॉमी यानी मितव्ययिता, दूसरा ईज है एफिशिएंसी यानी दक्षता, और तीसरा ई जो जुड़ा वो था इफेक्टिवनेस यानी कि मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता। ये जो 3 E's को जो है लगभग जो है इसकी जो है एक तरीके से उदय होता है। और आपने देखा था
कि पहले भी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 E's थे और जैसे नवीन लोक प्रबंधन आता है तो तीसरा E जुड़ता है। इकोनॉमी और एफिशिएंसी पहले से चली आ रही थी और तीसरा जो एंगल जुड़ा 3 E's में तीसरा E है इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता को। तो वास्तव में थर्ड मिनोब्रुक ने इसके उदय को जो है एक तरीके से सुनिश्चित किया। अगर हम छठे बिंदु की ओर अगर हम बात करें तो छठा बिंदु ये है कि इसके जो परिणाम है, इसके परिणाम की मूल्यांकन अभी भी किया जाना है। इसके परिणामों या इसकी उपलब्धि, इसके परिणामों की इसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाना अभी भी बाकी है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है सफल हुआ या असफल हुआ, इसके परिणामों को लेकर के क्या हुआ, इसका मूल्यांकन जो है अभी करना बाकी है। ये चल रहा है और इसके परिणाम जो होंगे क्या होंगे, इसको एक तरीके से जो है इसे बाकी है। और क्या वास्तव में इसके परिणामों को प्राप्त किया जा सका है, इसके लेकर के अभी जो है मूल्यांकन करना जो है एक तरीके से जल्दबाजी हो जाएगी। यानी ये अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभी भी जो है एक जो है प्रयासरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर इसमें एक सातवां बिंदु अगर हम देखेंगे तो ये जो कॉन्फ्रेंस था वो लगभग एक तरीके से मिल्ड था, सॉबर था और साथ ही साथ एक मेलो था। यानी कि एक तरीके से बड़ी जो है एक शांतपूर्ण माहौल था। साथ ही साथ इसमें कोई बहुत बड़ा उठापटक नहीं था और ये अपने आप में सोफिस्टिकेटेड या सॉबर था। तो इस तरह का जो है एक माहौल था यहाँ पे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसकी प्रोसीडिंग को, आखिर इसमें कौन सी बुक अगर पब्लिश होती है तो इसकी प्रोसीडिंग को एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया और उसका नाम था द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, the Minnowbrook perspective, the Minnowbrook perspective। ये बुक जो है, यानी जो तीसरे मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुए उसके प्रोसीडिंग को एक बुक के रूप में प्रकाशित किया, जिस बुक का जो है शीर्षक दिया गया द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। द मिन्नोब्रुक जो है पर्सपेक्टिव। और इसके जो संपादन में 3 लोग थे जिन्होंने इन्हें मिलकर के संपादित किया। उसमें पहला नाम जो था एक रोज मैरी ओ लिरी का था, दूसरा नाम था डेविड एम वैन स्लाइक का और तीसरा नाम था सोन ही किम का। 3 लोगों ने मिलकर संपादित किया। यानी तीसरे मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग थी उसको एक बुक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसका नामकरण दिया गया द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। और इस बुक को 3 विद्वानों ने मिलकर के जो है संपादित किया और उनके नाम थे रोज ओ लिरी, रोज मैरी MARYOLEARY लिरी, रोज मैरी ओ लिरी। और दूसरा जो नाम था डेविड एम वैन और तीसरा जो नाम था सून ही किम का, सून ही किम। 3 लोगों ने मिलकर के जो है इस बुक का संपादन किया। और वास्तव में देखा जाए तो इस कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता किन्होंने की, तो देखा जाए तो इस कॉन्फ्रेंस की जो है वास्तव में जो है अध्यक्षता जो है किसने की, तो अध्यक्षता देखा जाए तो इसमें चेयरमैनशिप किनका था, किन्होंने चेयरमैन किया, चेयरमैन कौन थे, तो इनका नाम था रोज मैरी
लिडी, इन्होंने जो है इसकी जो है एक तरीके से जो है अध्यक्षता की। तो वास्तव में ये 3 ऐसे कॉन्फ्रेंस हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इसको हम नटसेल में कहना चाहे तो प्रथम मिनोबुर कॉन्फ्रेंस का जो माहौल था वो एक टर्बुलेंस का दौर था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के बीच के दूरी को इन्होंने कम किया, इसने मूल्यों को ज्यादा तरजीह दिया। दूसरे मिनोबुर कॉन्फ्रेंस की अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे जो हालात थे, लगभग जो थे, एनपीएम अपने आप को स्थापित कर चुका था। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की मंदी या कोई उठापटक नहीं चल रही थी। नव उदारवादी संकल्पना और जो है एलपीजी और एनपीएम अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो था वो लगभग जो है एक वेल एस्टैब्लिश स्थिति में थी। और इसमें हम देखें तीसरे की ओर अगर हम आगे बढ़े तो तीसरे मिनोबुर कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी ये एक तरीके से वैश्विक आतंकवाद और सब प्राइम लोन का जो संकट था अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, इससे गुजर रहा था। और वास्तव में उस समय एक जलवायु परिवर्तन के लेकर के जो है एक वैश्विक जो है इसकी जो है चिंतन भी हुई, चिंता भी थी, और जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी जो है लोग एक जो है वैश्विक जो है इसकी एक तरीके से पहल की गई इस संदर्भ में, इस ओर। तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि ये 3 मिनोबुर कॉन्फ्रेंस जो है हर एक 20 साल के बाद जो है एक एक कॉन्फ्रेंस हुआ। पहला 1968 में हुआ, दूसरा जो है 88 में हुआ, तीसरा 2008 में हुआ। अगर इस 60 साल की जो पूरी डायनामिक्स को हम देखें कि वास्तव में लोक प्रशासन क्या था, तो वास्तव में जो लोक प्रशासन जो 1968 में था और 1988 में आते आते एक तरीके से देखा जाए क्या परिवर्तित हो गया, तो उसमें देखा गया कि वास्तव में जो है एक समय पॉलिटिकल साइंस यानी कि सोशल कंसर्न ज्यादा था। इस 68 में 88 आते आते बाजारवाद हावी हो गया, और 2008 में आते आते लगभग जो है एक तरीके से एक ऐसा माहौल बनने लगा जिसमें एनपीएम के लेकर के प्रश्न चिन्ह उठने लगे। और उसके बाद ही जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बुक आती है, डेनहार्ट और डेनहार्ट की बुक आती है, जिन्होंने नई एक संकल्पना क्वाइन किया, जो 2003 में एक बुक प्रकाशित होती है। उसमें उन्होंने नवीन जो है लोक सेवा की संकल्पना दी, और वास्तव में ये संकल्पना जो थी नवीन लोक प्रबंधन की असफलताओं को इंगित करती थी, और नवीन लोक प्रबंधन की जो है एक तरीके से पूरे जो एडमायर्ड जो लोग थे जो इसको काफी सफल मान रहे थे उसकी आलोचना के करते हुए और उसकी असफलता के पृष्ठभूमि में उभर करके आती है। और अभी के हालात में हम देख सकते हैं तो नवीन जो है लोक सेवा, डेनहार्ट और डेनहार्ट की दी गई संकल्पना अभी समकालीन स्थिति में जो है ज्यादा जो है एक महत्वपूर्ण और ज्यादा प्रासंगिक दिखता है। तो इन अर्थों में हम देख सकते हैं कि आने वाले जो चौथा जो मिनोबुर कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो 2028 में होने वाला है, यानी 2028 में जो आपके पास में 4th मिनोबुर कॉन्फ्रेंस जो होने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं कि इसका एजेंडा क्या हो सकता है, इसमें लोक प्रशासन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और वास्तव में लोक प्रशासन क्या है, इसका मर्म क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी जो है चर्चा हम करेंगे बाद में जब ये 2028 में होगा। 2022 चल रहा है, हो सकता है 6 साल बाद इसका पुनः जो है एक सितंबर 2028 में जब ये कॉन्फ्रेंस होगा और इसकी फाइंडिंग्स क्या आती है, इसके कंसर्न क्या थे, इसके बैकग्राउंड क्या होते हैं, उस बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक जो हम कह सकते हैं कोविड का जो एक तरीके से दौर रहा है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में किस तरीके से चेंज आए, और इसने जो है लोक प्रशासन के समक्ष किन किन चुनौतियों को जो है एक तरीके से खड़ा किया, और उन चुनौतियों का सामना करने में लोक प्रशासन कहां तक सफल या असफल रहा, इसका मूल्यांकन हम बाद में करेंगे। तो आज हमने अपने सेशन में हमने चर्चा की फर्स्ट मिनोबुर कॉन्फ्रेंस की कुछ जो है मुख्य बातें, उनकी बिंदुवार हमने देखा। दूसरे मिनोबुर कॉन्फ्रेंस 1988 की भी हमने देखा क्या बैकग्राउंड था, उनकी उपलब्धि क्या थी, और तीसरे मिनोबुर कॉन्फ्रेंस जो लास्ट हुआ है 2008 में, उसकी भी मुख्य बातों को हमने जो है बिंदुवार आपसे जो है संक्षिप्त में चर्चा की, क्योंकि लोक प्रशासन में मिनोबुर कॉन्फ्रेंस का जो है एक अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये भूमिका जो होती है एक लोक प्रशासन के अभ्यर्थी होने के नाते इन भूमिका परिवर्तन और वास्तव में किस तरीके की गतिशीलता या परिवर्तनशीलता लोक प्रशासन जो है अपने आप में दिखला रहा है, यानी एक तरीके से जो इसकी वातावरण में किस प्रकार का परिवर्तन आया और लोक प्रशासन किस तरीके से अपने आप को
परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि वास्तव में लोक प्रशासन एक गतिशील जो है एक अनुशासन है। तो अनुशासनिक विषय के संदर्भ में इसे हमेशा जो है अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाए रखना और उन वातावरण के द्वारा दिए जा रहे या उपस्थित किए जा रहे चुनौतियों का सामना करने में लोक प्रशासन कितना सक्षम, दक्ष और प्रभावशाली है, इनका ही हम मूल्यांकन करते हैं। तो इन अर्थों में हमने लोक प्रशासन के तीनों कॉन्फ्रेंसेस को यानी मिनोब्रुक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हमने चर्चा की। संभवतः मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूंगा और ये कैसे परिवर्तन होता जा रहा है 68 से 2008 तक आते आते पिछले 60 साल की जो स्थिति थी उसमें हमने एक तरीके से संक्षिप्त रूप में इसे समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए हम इतना ही। पुनः हम अपनी अगली कक्षा में हाजिर होंगे जब हम प्रशासनिक चिंतक यानी कि दूसरे यूनिट की ओर जाएंगे और जिसमें हमारे पास पहला ही जो थिंकर दिया गया है FW टेलर यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है उनकी वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम अपनी वाणी पे यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।